हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विनय सिंह सिंडिकेट आईएएस के इस मंच पर आप सबका ढेरों स्वागत करता हूं। आप सब हमारे साथ अध्ययन कर रहे हैं गवर्नेंस को लेकर। बड़ा विषय है, महत्वपूर्ण विषय है और यह विषय न केवल मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बल्कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का आयोजन होता है उस दृष्टि से भी बड़ा गंभीर विषय है। आप सब गवर्नेंस के अंतर्गत काफी कुछ अध्ययन कर चुके हैं और इसी अध्ययन क्रम में आज का जो अध्ययन है एक ऐसे विषय को लेकर है जो बहुत ही ज्वलंत है, सामयिक है, समीचीन है और लोकतंत्र की व्यवस्था में अगली पीढ़ी के लोकतंत्र की व्यवस्था का हम यहां पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो गंभीर विषय है, खासकर आप देखें तो एक ऐसे विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका संबंध तो वैसे लोकतंत्र से है, लेकिन एक ऐसे लोकतंत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं जो नेक्स्ट जनरेशन से संबंधित है। और यही कारण है कि हमने इस टॉपिक को, बल्कि जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध जो है नेक्स्ट जनरेशन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी से है, अगली पीढ़ी का लोकतंत्र मॉडल। तो अगली पीढ़ी का लोकतंत्र मॉडल, इसका संबंध जो है वैसे तो गवर्नेंस के अंतर्गत आप इसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग न केवल गवर्नेंस के अंतर्गत किया जाएगा बल्कि यहां से जो प्रश्न पूछे आते हैं उसका सीधा संबंध जो है पॉलिटी से भी जुड़ा हुआ है। सेकंड पेपर में कहीं से भी प्रश्न पूछा सकता है। ऑप्शनल अगर आपका पीएसआईआर है, राजनीति विज्ञान है, तो उसमें भी लोकतंत्र के बारे में आप अध्ययन करते हैं, वहां पर भी यह विषय आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। तो अगली पीढ़ी का लोकतंत्र मॉडल, इस विषय का हम लोग यहां पर अध्ययन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, नेक्स्ट जनरेशन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। दरअसल में आज के संदर्भ में अगर आप अध्ययन करें तो शासन का सीधा सा अभिप्राय जो है लोकतांत्रिक शासन से होता है। अधिकांश देशों में अगर आप देखें तो लोकतांत्रिक शासन पद्धति का प्रयोग हो रहा है, और जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के शासन की प्रणाली का संचालन हो रहा है, चाहे वो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली हो या कहीं कहीं डिक्टेटरशिप का प्रयोग होता है, कहीं दूसरे प्रकार की प्रणाली का प्रयोग हो रहा है, उन देशों में भी आज लोकतांत्रिक शासन को स्थापित करने की दिशा में या तो मांग हो रही है या प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सोचिए, समय काफी गतिशील है। लोकतंत्र की जो शासन प्रणाली है इस समय के साथ कदम ताल मिलाते हुए चलने के संदर्भ में परिवर्तन की अपेक्षा रख रहा है। लोकतंत्र की व्यवस्था में समयबद्ध परिवर्तन भी आवश्यक है, और यही कारण है कि इसी परिवर्तनकारी भूमिका, लोकतंत्र की यह जो परिवर्तनकारी भूमिका है उसे एक नए नाम के साथ जोड़ा जा रहा है जिसे हम अगली पीढ़ी का लोकतंत्र मॉडल कहते हैं। दरअसल में 21वीं सदी में लोकतंत्र केवल शासन व्यवस्था नहीं रह गया है, बल्कि एक गतिशील सामाजिक अनुबंध बन चुका है। तकनीकी नवाचार अगर आप देखें, वैश्वीकरण की बात कीजिए, पर्यावरणीय संकट और नागरिक अपेक्षाओं में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, और इन परिवर्तनों की वजह से पारंपरिक लोकतांत्रिक मॉडल अब पर्याप्त नहीं रह गए। अगर आज के संदर्भ में विचार करें तो वर्तमान में लोकतंत्र की जो पारंपरिक परिभाषा है, और लोकतंत्र की पारंपरिक परिभाषा आप क्या देते हैं? जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसकी एक बहुत ही बृहद परिभाषा
रची गई थी। लोकतंत्र को आमतौर पर जो आप परिभाषित करते हैं, अब्राहम लिंकन ने जो परिभाषा दी थी उसी को आप आधार बनाकर लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं। और उसी परिभाषा को, जो कि सभी देशों द्वारा स्वीकार भी किया गया, वह परिभाषा एक पारंपरिक परिभाषा है। लेकिन समय परिवर्तनशील है, जैसा कि हमने कहा, समय बदल चुका है। समय जो है लगातार बदलाव की मांग कर रहा है, समय लगातार बदल रहा है। तो ऐसे में उस पारंपरिक परिभाषा, जो कि अब पहले यहां पर देखिए पारंपरिक भाषा है क्या लोकतंत्र का, तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की पारंपरिक परिभाषा क्या कहती है? लोकतंत्र वास्तव में जनता के लिए, जनता के लिए, जनता द्वारा और तीसरी बात जो है जनता का शासन है। जनता का शासन। अब यहां पर तीनों चीजें हैं। लोकतंत्र जो है जनता के लिए है, लोकतंत्र जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन है, और लोकतंत्र जनता का शासन है। ये सब आप सब ये जो तथ्य है या ये जो मॉडल है, इससे आप सब परिचित है, भली प्रकार परिचित है। ये केवल मैं समझाने के लिए इसका प्रयोग कर रहा हूं। तो ये जो पारंपरिक परिभाषा लोकतंत्र की है, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन, आज कई नई चुनौतियों और संभावनाओं से घिरा हुआ है। सूचना क्रांति, डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग अब हो रहा है। नागरिकों की बढ़ती आकांक्षाएं और वैश्वीकरण ने लोकतंत्र को एक नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है, जिसे हम नेक्स्ट जनरेशन डेमोक्रेसी के रूप में जानते हैं। तो आज हमारा जो लोकतंत्र है वो नेक्स्ट जनरेशन डेमोक्रेसी के रूप में अग्रसर है। और यह मॉडल एक ऐसा उभरता हुआ विचार है जो लोकतंत्र को अधिक भागीदारीपूर्ण, मैक्सिमम पार्टिसिपेटरी, पारदर्शी, उत्तरदायी और समावेशी बनाने पर केंद्रित है। यानी आज का लोकतंत्र जो है, केवल इतना कहने से बात नहीं बन जाती है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन लोकतंत्र है। ये तो रहेगा, एक केंद्रीय विषय है, वो केंद्रीय विषय बना रहेगा। लेकिन इसके साथ जो नए मॉडल के रूप में हम जिस लोकतंत्र का अध्ययन करते हैं, उस लोकतंत्र में पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का प्रयोग आवश्यक है। भागीदारी पूर्ण शासन, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट शासन, उत्तरदायी अकाउंटेबल शासन और समावेशी इंक्लूसिव शासन पर जोर दिया जा रहा है। अब उस ओर जो है इसका जो है झुकाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार यहां पर देखिए स्पष्ट है कि यह जो नया मॉडल लोकतंत्र को लेकर है, केवल प्रतिनिधि लोकतंत्र तक सीमित नहीं है। पहले लोकतंत्र का मतलब क्या होता था? प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र। लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है। जो लोकतंत्र है, इसका सीधा आशय क्या था? लोगों का शासन। लेकिन यह जो शासन करने का तरीका है, क्या वास्तव में लोगों के द्वारा संचालित होता है क्या? लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जो अपेक्षा करता है कि लोगों के द्वारा संचालित हो, लेकिन इसकी व्यवहारिकता जो है ऐसा संभव नहीं है। लोकतंत्र में लोगों का शासन प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थापित होता है। लोग स्वयं शासन का संचालन नहीं करते हैं, बल्कि लोग अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं, प्रतिनिधियों को अपना निर्वाचन के माध्यम से अधिकार प्रदान करते हैं अपने ऊपर शासन करने का। लोकतंत्र में शासन का अधिकार जनता का है, नो डाउट, लेकिन जनता स्वयं अपना शासन अपने ऊपर संचालित नहीं करती। तो जनता करती क्या है? जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है, निर्वाचन के माध्यम से शासन करने के अपने अधिकार को उस निर्वाचित प्रतिनिधि को, जिसे उसने निर्वाचित किया है, सौंप देती है। और जनता के द्वारा यही निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के ऊपर शासन करता है
और यही कारण है कि वर्तमान का जो लोकतंत्र है, इसका वास्तविक स्वरूप जो है वो प्रतिनिध्यात्मक शासन के रूप में है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिनिध्यात्मक शासन। ये क्या है? प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन है। जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के ऊपर शासन करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसको हम कहते हैं। ये किस प्रकार का शासन है? रिप्रेजेंटेटिव टाइप के शासन है। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसको आप कहते हैं। तो ये शासन, प्रतिनिधात्मक शासन जो है, इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करने में सक्षम बनती है। यही कारण है कि इस प्रकार के लोकतंत्र को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जानते हैं। तो आज का जो लोकतंत्र है या लोकतंत्र का यह जो नया स्वरूप उभर कर सामने आ रहा है, जिस नए मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट जनरेशन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की मैं जो बात कर रहा हूं, तो यह मॉडल केवल प्रतिनिधि लोकतंत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्यक्ष सहभागिता, तकनीकी सहयोग, पारदर्शिता और समावेशन को विशेष महत्व प्रदान कर दिया गया है। तो नेक्स्ट जनरेशन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में हम क्या क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट जनरेशन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें आप देखें तो इसका जो डेमोक्रेसी का जो पारंपरिक स्वरूप है वो तो बना हुआ रहता है, लेकिन उसके साथ पारंपरिक लोकतांत्रिक के शासन की प्रणाली में क्या है? जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। यानी शासन के केंद्र में कौन है? जनता है। ये शासन जनता के आसपास घिरी रहती है, आसपास संचालित होने वाला शासन होता है। लेकिन आज जो अब हम नेक्स्ट जेन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो इसमें दो चार और अवयव आकर जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ता है? प्रत्यक्ष सहभागिता। प्रत्यक्ष सहभागिता। दूसरी बात, प्रत्यक्ष सहभागिता के साथ साथ इसमें तकनीकी सहयोग का भी आगमन होता है। तकनीकी सहयोग ये भी जुड़ जाता है। तीसरी बात कि इसके साथ साथ जो है पारदर्शिता का भी प्रयोग होता है, ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। पारदर्शिता। और चौथी बात जो है इंक्लूसिवनेस, यानी समावेशन। इन सबका जो प्रयोग है वो लोकतंत्र को नेक्स्ट जेन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो ये क्या है? ये डेमोक्रेसी है, लेकिन किस प्रकार की डेमोक्रेसी के मॉडल की बात कर रहे हैं? ये जो डेमोक्रेसी है ये वास्तव में प्रत्यक्ष सहभागिता से संपन्न प्रकार की डेमोक्रेसी है। आमतौर पर जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में क्या होता है? सपोज दैट ये शासन की प्रणाली है, ये शासन है, इसको हम शासन कहते हैं, और यहां पर जनता बैठी है, ये जनता है, लोग हैं, बीच में क्या है? प्रतिनिधि होते हैं। क्योंकि प्रतिनिध्यात्मक शासन की प्रणाली है ये प्रतिनिधि यहां बैठा है। इस प्रतिनिधि किसने बनाया? ये निर्वाचित प्रतिनिधि, जनता ने इसे प्रतिनिधि घोषित किया है। जनता ने निर्वाचन, चूंकि लोकतंत्र की एक बड़ी विशेषता निर्वाचन की प्रणाली का प्रयोग करना होता है, तो जनता निर्वाचन की इस व्यवस्था से जुड़कर अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर उसे अधिकार संपन्न बनाती है कि उसका यह प्रतिनिधि उसके ऊपर शासन करे। तो जनता ने क्या किया? प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया। जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और जनता की ये निर्वाचित शासन से
जुड़ते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि जो है शासन से जुड़ते हैं और जनता के ऊपर ये शासन करते हैं। ये शासन किसके ऊपर होता है? जनता के ऊपर होता है। तो इस प्रकार के शासन करने के जो तरीके हैं, इन्हें हम प्रतिनिध्यात्मक शासन के रूप में जानते हैं। लोकतांत्रिक शासन कैसा होता है? प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन होता है। इसी वजह से इस प्रकार के शासन की व्यवस्था को हम प्रतिनिधि शासन के रूप में जानते हैं। लेकिन समय बदल चुका है। आज तकनीक, नए नए तकनीक का प्रयोग शासन के स्तर पर संभव हो गया है। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के अंतर्गत भी अगर आप देखें तो ई गवर्नेंस का प्रयोग हो रहा है, स्मार्ट गवर्नेंस का प्रयोग हो रहा है, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का प्रयोग हो रहा है, इंक्लूसिव गवर्नेंस का प्रयोग हो रहा है। गवर्नेंस का दायरा बहुत अधिक विस्तृत हो चुका है। अब यहां पर देखिए, प्रत्यक्ष सहभागिता, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल्स इन द गवर्नेंस, इन द गवर्नमेंट, ये संभव है आज। पहले लोकतंत्र में, खासकर प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, हम इस बात का अध्ययन करते थे, जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा माना जाता है कि काल्पनिक अवधारणा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे तौर पर शासन से जुड़ी होती थी। जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में। लेकिन बाकी अगर देखा तो केवल मैं भी आपको बताया हूं कि ये केवल एक इमेजिनरी है, केवल काल्पनिक मॉडल था कि जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करेगी। हाँ, वहां पर उन देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है जहां की जनसंख्या बहुत कम हो, न्यूनाधिक हो। लेकिन भारत जैसे, अमेरिका जैसे विशाल देश में जनता प्रत्यक्ष शासन के साथ जुड़ी हो, ये अब तक सोचा नहीं जा सकता था। और इसी वजह से हम लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में प्रयोग में ला रहे थे। लेकिन वर्तमान की जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, 21वीं सदी का जो लोकतंत्र है, ये अब एक सामाजिक अनुबंध बन चुका है, तकनीकी नवाचार हो चुका है, वैश्वीकरण का प्रयोग हो रहा है, पर्यावरणीय संकट आज पूरे विश्व स्तर पर छाया हुआ है, नागरिक अपेक्षाओं में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। और यही कारण है कि जो पारंपरिक लोकतांत्रिक मॉडल है, अब वो पर्याप्त नहीं रह गया है, बल्कि लोकतंत्र का एक ऐसा मॉडल आ चुका है जिसमें सहभागिता की भी बात करते हैं, जन सहभागिता की बात की जाती है, पारदर्शिता का प्रयोग होता है, उत्तरदायित्व पूर्ण तरीके से शासन का संचालन होता है, जवाबदेही पूर्ण ढंग से शासन का संचालन होता है, और कुल मिलाकर समावेशी शासन की बात की जाती है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसकी पॉसिबिलिटी आप एक उदाहरण समझ सकते हैं। मैंने कहा कि प्रत्यक्ष सहभागिता, लोगों की प्रत्यक्ष सहभागिता शासन में। पहले लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जुड़ते थे। ऐसा नहीं कि प्रतिनिधि शासन समाप्त हो गया। नेक्स्ट जेन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि प्रतिनिधि शासन अब नहीं होगा। प्रतिनिधि शासन जैसे चल रहा था चलता रहेगा। जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करेगी, निर्वाचन के माध्यम जनता शासन करने का अपना अधिकार प्रतिनिधियों को सौंपेगी, और जनता के यही प्रतिनिधि जनता के ऊपर उन्हीं के अधिकारों का प्रयोग करते हुए शासन करेंगे। ये चलता रहेगा। लेकिन अंतर कहां पर पड़ा है? तो अंतर पड़ा है कि आज ये जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, उसमें भी प्रत्यक्ष सहभागिता जनता की स्थापित हो रही है। आज क्या है? आज ई गवर्नेंस का प्रयोग हो रहा है। शासन आपके द्वार, शासन हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है तकनीक के माध्यम से। आज अधिकांश लोगों के पास स्मार्टफोन है। सरकार ने कई ऐसे ऐप लॉन्च किए हैं जिसके माध्यम से आप शासन के साथ प्रत्यक्षता जुड़ जाते हैं। माई गॉव ऐप आप देखिए, उमंग ऐप की बात कीजिए। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐप का प्रयोग हो रहा है, जहां पर सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो आपसे पूछती है, कहते कि आप पार्टिसिपेट करो इस निर्णय में, आप अपना सुझाव प्रस्तुत करो, हम आपके सुझाव पर विचार करेंगे और तब निर्णय लेंगे। इसी को तो हम कहते हैं सहभागी शासन। इसी को प्रत्यक्ष सहभागिता पूर्ण प्रकार के शासन के रूप में हम चिन्हित करते हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? प्रत्यक्ष सहभागी शासन जो है, आज डेमोक्रेसी की एक विशेषता बनती चली जा रही है। और इसी वजह से आज की जो डेमोक्रेसी है, आज की डेमोक्रेसी का जो नया मॉडल आ रहा है, उसे हम नेक्स्ट जनरेशन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में, या अगली पीढ़ी का लोकतंत्र मॉडल के रूप में जानते हैं। तो अब यहां पर जो है
एक बड़ा प्रश्न उभर कर सामने आता है कि आखिर नेक्स्ट जनरेशन लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, अगली पीढ़ी के लोकतंत्र मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमें आवश्यकता पर विचार करना होगा, इसकी आवश्यकता के क्या कारण हैं ये समझना होगा। और जब हम आवश्यकता पर विचार करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की आवश्यकता क्यों पड़ी है, इसकी बात अगर करें तो इसके एक नहीं बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे कारण इस हैं जिसकी वजह से आज नेक्स्ट जन डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। जिसमें पहला बड़ा कारण राजनीतिक कारण है। पहले बड़े बड़े कारण की बात करें तो हम राजनीतिक कारण का उल्लेख कर सकते हैं। राजनीतिक कारण, और राजनीतिक कारण में क्या हम देखते हैं, आज क्या है, जनसंख्या काफी बढ़ी हुई है, बढ़ती जनसंख्या, और जनसंख्या बढ़ने से विविधता में और वृद्धि हो जाती है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात आप करें, इंडिया की जनसंख्या आज जो है विश्व में सबसे ज्यादा हो चुकी है। 140 करोड़ या हो सकता है उससे भी ज्यादा आबादी आपके पास है। पहले से ही काफी अधिक विविधता भारत में रही, डाइवर्सिटी भारत के अंदर रही है। जब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लगातार जनसंख्या का आकार बड़ा हो रहा है, तो विविधता और बढ़ती चली जा रही है। अब ऐसे में पारंपरिक प्रतिनिधि लोकतंत्र की जो सीमाएं हैं वो तय हो गई है। जैसे आप जो है 1947 में स्वतंत्र हुए, 1950 में आपका संविधान लागू हुआ, और शासन की प्रणाली जो है अपने यहाँ पर जो है भारत के हाथों में आ गई। अब कल्पना कीजिए, संविधान के लागू होने के बाद जिस पार्लियामेंट का गठन भारत में किया गया, उसमें सदस्यों की संख्या और आज के पार्लियामेंट में सदस्यों की संख्या कितनी है, क्या अंतर आया। लेकिन उस समय की आबादी और आज की आबादी में आसमान जमीन का फर्क है। आज दुगनी ज्यादा आबादी आपकी हो चुकी है। तो कहने का हमारा आशय है कि जो पारंपरिक प्रतिनिधि लोकतंत्र है वो अपनी सीमा में सीमित है। और ऐसे में अब कल सपोज दैट, जैसे आज आप देखें तो पार्लियामेंट में कितने सदस्य हैं, अगर आप लोकसभा की बात करें तो 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं इसमें सम्मिलित। पहले 2 मनोनीत भी हुआ करते थे, अब नहीं होते। और आज राज्यसभा में आप देखें तो राज्यसभा में 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत प्रकार के होते हैं। 245 दोनों को आप मिला दीजिए तो ये संख्या कितनी होगी, 543 और 245, ये संख्या जो है 788 बैठती है, 788। और आबादी कितनी है, आबादी जो है 1.40 अरब की, 140 करोड़ की आबादी आपके पास है। और अगर जिस समय पहली बार संसद गठन किया गया, मोर और लेस एक दो संख्या छोड़े 543 545 आप कर दीजिए, तो इसमें 790 सदस्य हो जाएंगे टोटल। तो उस समय की जो आबादी थी 790 लोग उसके ऊपर शासन कर रहे थे पार्लियामेंट में बैठकर। और आज जब आबादी कई गुना बढ़ चुकी है, 140 करोड़ की जनसंख्या भारत में अगर निवास कर रही है, तो 788 लोग उसके ऊपर शासन कर रहे हैं। इसका मतलब कि आज शासन जो है इनके जो है शासन की जो व्यवस्था है वो 140 करोड़ लोगों तक अगर जाएगी तो क्या है, शासन कमजोर पड़ जाएगा। लोगों की सहभागिता जो है पहले की अपेक्षा जो है कम हो जाएगी अगर हम पारंपरिक लोकतंत्र की व्यवस्था का संचालन करेंगे तो। इसलिए लोगों की सहभागिता को ज्यादा से ज्यादा शासन में स्थापित करना है। इस वजह से नेक्स्ट जनरेशन लोकतंत्र की आवश्यकता महसूस हुई। तो यह राजनीतिक कारण है। दूसरा प्रौद्योगिकी कारण भी बड़ा महत्वपूर्ण है। राजनीतिक कारण, दूसरा जो है प्रौद्योगिकी कारण। टेक्नोलॉजी का जबरदस्त विकास हुआ है, सूचना क्रांति आई,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज प्रयोग हो रहा है, डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। स्मार्टफोन, इंटरनेट, इन सब के कारण नागरिक पहले से अधिक जागरूक हो चुके हैं और इन्हीं का प्रयोग करते हुए लोग जो है जागरूकता है, लोग जानते हैं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार उनके हितों के लिए क्या कर रही है, सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कर रही है, सरकार की कौन सी योजना चल रही है, कौन सी योजना आने वाली, पूरी की पूरी जानकारी आज जो है लोगों तक उपलब्ध हो रही है, जो कि लोकतंत्र के नए मॉडल की ओर हमें ले जा रहा है। भाई ये जानकारी रखकर और सरकार के ऊपर जो है सरकार से मांग करना, सरकार की व्यवस्था में सहभागी होना, यही तो नेक्स्ट जनरेशन लोकतंत्र की पहचान है। तो प्रौद्योगिकी के विकास ने भी नेक्स्ट जनरेशन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की आवश्यकता को रेखांकित किया है। इसी प्रकार जो है कुछ वैश्विक कारण की बात हम करें, वैश्विक कारण इस वजह से भी जो है नेक्स्ट जनरेशन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी आवश्यक हो गया है। आज क्या है, जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है। ये केवल देश विशेष का मुद्दा नहीं है, केवल भारत का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा चाइना के लिए भी है, रसिया के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी है, फ्रांस के लिए भी है, जापान के लिए भी है, ऑस्ट्रेलिया के लिए है। सब विश्व के सारे देशों के लिए गंभीर मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या के रूप भरकर सामने आ रही है। कोई एक देश जो है इसको लेकर अगर प्रयास करेगा भी तो उसे कोई लाभ नहीं मिलना जब तक समग्रता के साथ पूरा विश्व एकबद्ध होकर प्रयास नहीं करेगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात पूरे विश्व स्तर पर चल रही है। सतत विकास, प्रवासन की समस्या आप देखें, आतंकवाद, आज आतंकवाद की समस्या केवल देश विशेष तक सीमित नहीं है, आतंकवाद से पूरा विश्व प्रभावित है। ये सब क्या है, आज वैश्विक मुद्दे बन चुके हैं। तो इस प्रकार के वैश्विक मुद्दे में अगर संकुचित प्रकार के शासन की प्रणाली का संचालन किया जाए तो शासन ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र को वैश्विक स्तर पर सहयोगात्मक बनाना आवश्यक हो गया है और लोकतंत्र को वैश्विक स्तर पर सहयोगात्मक बनाने के लिए नेक्स्ट जेन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी का प्रयोग आवश्यक है। तो वैश्विक कारण भी इसका है। चौथा जो है सामाजिक कारण की बात अगर हम करें तो सामाजिक कारण की वजह से भी आज अगली पीढ़ी के लोकतंत्र की बात की जा रही है। आज सामाजिक कारण क्या है, नागरिकों की अपेक्षाएं लगातार बढ़ती चली जा रही है। पहले आपकी अपेक्षा के दायरा जो बहुत सीमित होता था, आज हर व्यक्ति की अपेक्षा सरकार से काफी बढ़ी हुई है। सामाजिक न्याय और समानता की मांग ये निरंतर किए जा रहे हैं। ये सब कैसे संभव होगा, सामाजिक न्याय, समानता, ये सब चीजें जो है अब व्यवहार में प्रयोग में लाए जाने की आवश्यकता है और इसका व्यवहारिक स्वरूप तब तक उभर कर सामने नहीं आएगा, व्यवहारिक प्रयोग तब तक संभव नहीं होगा जब तक शासन करने के तरीके में बदलाव नहीं कर दिया जाए। और इस वजह से भी नेक्स्ट जनरेशन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी आवश्यक हो चुका है। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आज जो है नेक्स्ट जेन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी आवश्यक बन चुकी है। अब यहां पर थोड़ा हम समझें कि इसके उद्देश्य क्या है। अगली पीढ़ी का जो लोकतांत्रिक मॉडल है इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्यों को भी रेखांकित करना यहां पर आवश्यक होगा। इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझना आवश्यक होगा। ऑब्जेक्टिव्स, और इसके हम जब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, कौन कौन से इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो पहला है कि इससे क्या होता है, ये जो इसका जो पहला जो बड़ा उद्देश्य है कि शासन विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाना है। तो शासन में विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से भी नेक्स्ट डेमोक्रेसी मॉडल की बात की आज की जा रही है। तो पहला उद्देश्य हम क्या देखते हैं इस मॉडल का, कि शासन में विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाना। शासन में विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाना। ठीक, इसका एक दूसरा बड़ा उद्देश्य है
नागरिकों की निरंतर भागीदारी को सुनिश्चित करना, शासन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो यहां पर लिखेंगे नागरिकों की निरंतर भागीदारी को सुनिश्चित करना। भाई लोगों का पार्टिसिपेशन सरकार में हो, शासन में हो, इसी उद्देश्य को लेकर नेक्स्ट जनरेशन डेमोक्रेसी मॉडल का प्रयोग आवश्यक हो गया है, प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार नीतियों को साक्ष्य आधारित और परिणामोन्मुख बनाना है। अगला जो इसका उद्देश्य है, नीतियों को साक्ष्य आधारित और परिणामोन्मुख बनाना है। इस वजह से भी ये भी इसका एक बड़ा उद्देश्य है। भाई नीतियां कैसी हो? विथ एविडेंस, साक्ष्य के साथ नीतियां हो, साक्ष्य पर ही आधारित नीति का निर्धारण होना चाहिए, और ऐसी नीति का निर्माण हो, ऐसी नीति का क्रियान्वयन हो जो परिणाम दे सके। अब ऐसी नीति नहीं चाहिए जो परिणाम विमुखता का शिकार हो जाए। परिणाम उन्मुख नीति का ही संचालन किया जाए, ये सोच है, ये उद्देश्य है नेक्स्ट जनरेशन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की। इसी प्रकार शासन प्रणाली को लचीला, नैतिक और नवोन्मेषी बनाना भी इसका उद्देश्य है। शासन प्रणाली को लचीला, भाई शासन प्रणाली का लचीला है तो लोगों की सहभागिता उसमें होगी ही होगी। शासन प्रणाली लचीला, नैतिक और शासन प्रणाली को लचीला, नैतिक और नवोन्मेषी बनाना, इनोवेटिव बनाना, नवोन्मेषी बनाना, इनोवेटिव, इसको हम इनोवेटिव कहते हैं, इनोवेटिव बनाना। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं जिनको लेकर नेक्स्ट जेन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। अब हम उन विशेषताओं का भी अवलोकन करेंगे जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई है। यानी आगे जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो उन विशेषताओं को लेकर करने जा रहे हैं जो नेक्स्ट जेन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी से संबंधित हैं। विशेषताएं यानी जो की फीचर्स इसके हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी का जो नया मॉडल है, इसके ये अनेक विशेषताओं से जुड़ा हुआ मॉडल है। एक तरह से देखा है तो ये मॉडल ऐसा मॉडल है जिसमें हम डिजिटल लोकतंत्र की बात करते हैं, डिजिटल डेमोक्रेसी की बात की जा रही है आज। क्योंकि शासन में अब शासन क्या है, डिजिटलाइज हो चुका है, स्मार्ट गवर्नेंस का प्रयोग हो रहा है, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का प्रयोग हो रहा है। तो कैसा लोकतंत्र है ये? बदला हुआ लोकतंत्र है। पहले तो लोग शासन को जान भी नहीं पाते थे, सरकारें आ रही, सरकारें जा रही हैं, लोग जागरूक नहीं होते थे। योजनाएं लागू हो जाए तो ठीक है, नहीं लागू हो तो ठीक है, चल रहा था। जैसे आपने सुना ना, पहले क्या होता था, केंद्र सरकार किसी योजना के सापेक्ष अगर पैसे स्थानीय स्तर पर भेजना चाहती थी, भेजती थी, तो केवल उसका 15% पहुंचता था, बाकी रास्ते में गायब हो जाते थे। अब उस व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए क्या किया गया? डीबीटी लागू कर दिया गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया गया। पात्र व्यक्ति के खाते में सीधे पैसे अब जाते हैं, पैसे का बंदरबाट नहीं होता, रास्ते में पैसे गायब नहीं होते, बिचौलिए की अब कहीं कोई भूमिका नहीं रह गई। तो आज का जो लोकतंत्र है वो डिजिटलाइज्ड डेमोक्रेसी के रूप में स्थापित हो रहा है। ये डेमोक्रेसी नेक्स्ट जेन डेमोक्रेसी की विशेषता है। तो पहली विशेषता, हम विशेषताओं का अगर अवलोकन करें तो हम क्या देख रहे हैं? आज का लोकतंत्र कैसा है? डिजिटल लोकतंत्र है, डिजिटल लोकतंत्र।
डिजिटल डेमोक्रेसी की बात हो रही है। डिजिटल डेमोक्रेसी कहने का हमारा आशय है, आज क्या ई गवर्नेंस का प्रयोग हो रहा है, ई वोटिंग का प्रयोग किया जा रहा है, ऑनलाइन जन सुनवाई की जा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल किया जा रहा है। ये इस मॉडल की विशेषता है। आज का जो व्यक्ति, आज का जो नागरिक है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नीति निर्माण में भागीदारी कर रहा है। भागीदारी करने का उसके अधिकार मिला हुआ है, वो भागीदारी कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है। तो डिजिटल लोकतंत्र जो है, ये विशेषता है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डेमोक्रेसी मॉडल की। इसी प्रकार हम स्मार्ट गवर्नेंस के की बात करें, स्मार्ट गवर्नेंस का आज एकीकरण हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट गवर्नेंस के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया है डिटेल में, गवर्नेंस क्लास में जो है आपने अध्ययन किया। और हमारे वे एस्पिरेंट्स जो गवर्नेंस की क्लास को अभी नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, स्पेशल क्लास हमारी पेड क्लास चल रही है, ऐप के माध्यम से वो जो है आपको क्लास उपलब्ध हो रही है। तो अभी भी वक्त आप लोगों के पास है, आप ये हमारी गवर्नेंस क्लास को ज्वाइन कर इन सारी तथ्यों से अवगत होइए। तो उसमें बहुत विलंब करने की जरूरत नहीं है और इफ बट करने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है कि गवर्नेंस को कभी भी हल्के में लेकर आपको तैयारी नहीं करना चाहिए। जी यूपीएससी जीएस सेकेंड पेपर का बैकबोन जो है वो गवर्नेंस है। और आप लोग केवल पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ा विषय गवर्नेंस का विषय है। और आमतौर पर आपसे भूल क्या होती है कि आप पॉलिटिकल सिस्टम तो फोकस करते हैं, लेकिन गवर्नेंस पर आपका फोकस नहीं होता। और यही कारण है कि जब यूपीएससी मेंस में गवर्नेंस लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं तो सही से उत्तर आप नहीं दे पाते। तो इसलिए उसकी बेहतर तैयारी आवश्यक है। तो दूसरी विशेषता क्या देख रहे हैं, स्मार्ट गवर्नेंस का एकीकरण। बल्कि आप लोग लिखते भी चलिए, गवर्नेंस का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस। SMART गवर्नेंस। अब इसमें क्या है भाई, स्मार्ट गवर्नेंस क्या है, कैसा मॉडल है? मॉडल जो है उसमें हम सिंपल एस, स्मार्ट का मतलब क्या है, SMART की मैं बात कर रहा हूं। एस फॉर सिंपल, एस फॉर सिंपल, एम, एम का मतलब जो है मोरल से है और मिसरेबल से भी होता है। तो यहां पर मोरल की बात मैं कर रहा हूं। ए फॉर अकाउंटेबल, एस फॉर सिंपल, एम फॉर मोरल, ए फॉर अकाउंटेबल। इसी प्रकार आर फॉर रिस्पॉन्सिव एंड टी फॉर ट्रांसपेरेंट। तो अब अगर गवर्नेंस में इनका प्रयोग किया जाए, सिंप्लिसिटी का प्रयोग किया जाए, मोरलिटी का प्रयोग किया जाए, अकाउंटेबिलिटी का प्रयोग किया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रयोग किया जाए, ट्रांसपेरेंट प्रकार के गवर्नेंस का प्रयोग किया जाए, तो ये बेहतर गवर्नेंस होगा। और इस प्रकार के गवर्नेंस का अगर प्रयोग होता है तो इसमें, इससे प्रशासन में, इससे शासन में दक्षता और पारदर्शिता दोनों का समावेशन हो जाता है। इसी प्रकार तकनीक आधारित प्रशासन जो है दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है। ये इसकी विशेषताओं में सम्मिलित है। तो आज की जो डेमोक्रेसी मॉडल है उसमें हम स्मार्ट गवर्नेंस का एकीकृत प्रयोग होते हुए देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है भागीदारी लोकतंत्र, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। ये भी इसकी विशेषता है, भागीदारी लोकतंत्र या भागीदारी शासन, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। लोकतंत्र दैट मीन्स लोकतंत्र जो है वो शासन का ही, या आज का शासन जो है वो लोकतंत्र ही है। तो भागीदारी लोकतंत्र या भागीदारी शासन, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की बात हो रही है। कहने का आशय है कि नागरिकों को, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का मतलब क्या है
कि नागरिकों को नीति निर्माण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल करना। यह नेक्स्ट जनरेशन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में संभव है, इसलिए कि आज शासन का स्वरूप जो है डिजिटलाइज हो चुका है। स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो आप शासन के साथ सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। सरकार ने क्या किया इसके लिए? माई गॉव, MYGOV, माई गॉव ऐप लॉन्च किया है। एक पोर्टल है, उस पर जाकर आप सुझाव दे सकते हैं। सरकार कोई भी नीति बनाने जाती है, आपसे सुझाव मांगती है। भाई, पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में जाकर के आप जो है सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करें। ऐसा नहीं है। सरकार दिल्ली में बैठी है और आप असम के या क्या कहते हैं उड़ीसा के या किसी भी सुदूरवर्ती क्षेत्र के किसी गांव में बैठे हैं, किसी कस्बे में बैठे हैं, हाशिए पर बैठे हुए हैं, स्मार्टफोन के माध्यम से, माई गॉव ऐप के माध्यम से सरकार को सलाह दे सकते हैं, सरकार के साथ सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार RTI एक्ट की बात कीजिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का प्रयोग किया गया। सोशल ऑडिट आज किया जा रहा है। सोशल ऑडिट क्या है? योजना सरकार की है, कार्य करवाने वाला व्यक्ति जो है कोई और है। ऑडिट करने का अधिकार किसको है? उसका अंकेक्षण करने का अधिकार किसको दिया जा रहा है? गांव के लोगों को, जहां पर कार्य हो रहा है, थर्ड पार्टी ऑडिट हो रहा है, आपको अधिकार संपन्न बनाया जा रहा है। ये ऑडिट करने का काम पहले सरकार का होता था। ऑडिट करने का यह कार्य जो है अब आपके अधिकार क्षेत्र में आ चुका है। आपको सोशल ऑडिट करने का अधिकार है। मनरेगा में देख लीजिए, जो MG नरेगा है उसमें क्या है? सोशल ऑडिट का प्रयोग होता है। जहां पर मनरेगा के कार्य हो रहे हैं उसका अंकेक्षण, उसकी जांच पड़ताल करने का अधिकार किसको दिया जा रहा है? तो वहां के स्थानीय लोगों को दिया जा रहा है। इसको हम सोशल ऑडिट कहते हैं, या इसी को हम सामाजिक क्या कहते हैं अंकेक्षण कहते हैं। तो सामाजिक अंकेक्षण का आज प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार सहयोगात्मक लोकतंत्र, इसको मैं विशेषताओं को यहां पर लिख रहा हूं। सहयोगात्मक लोकतंत्र और सहयोगात्मक लोकतंत्र से हमारा आशय जो है कोलैबोरेटिव डेमोक्रेसी से है। सहयोगात्मक लोकतंत्र में कौन कौन शामिल है? सरकार, वो तो मेन है, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी और नागरिक, ये सब मिलकर नीति का निर्माण करते हैं। इसी को हम कोलैबोरेटिव डेमोक्रेसी के रूप में जानते हैं। तो सहयोगात्मक लोकतंत्र ये विशेषता है नेक्स्ट जेन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की। और सहयोगात्मक लोकतंत्र में होता क्या है? तो इसमें सरकार सम्मिलित होती है, सरकार के साथ साथ जो है निजी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, निजी क्षेत्र के साथ साथ नागरिक समाज सम्मिलित होता है इसमें, NGO वगैरह, नागरिक समाज सम्मिलित होता है, और साथ में लोग सम्मिलित होते हैं, देश का नागरिक सम्मिलित होता है। ये सब मिलकर नीति का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? नीति निर्माण करते हैं। नीति निर्माण, इसको हम सहयोगात्मक लोकतंत्र के रूप में जानते हैं। ये विशेषता किसकी है? नेक्स्ट जेन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की है। और इसका बड़ा उदाहरण जो है PPP मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। CSR का योगदान इस दिशा में बहुत अधिक है। इसी प्रकार एक विशेषता और है, नैतिक और सतत लोकतंत्र, एथिकल एंड सस्टेनेबल डेमोक्रेसी की बात आज हो रही है। ये जो नया मॉडल है लोकतंत्र का, वो केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि समानता, पर्यावरणीय संतुलन और मानवीय मूल्यों पर आधारित शासन का समर्थन करता है ये मॉडल। तो हम क्या लिखेंगे? नैतिक और सतत लोकतंत्र। अगली विशेषता इसकी है, मैं चाहूं तो यहां लिख दे रहा हूं, नैतिक और सतत लोकतंत्र।
तो नैतिक और सतत लोकतंत्र का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज का जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जो नया मॉडल है, वह केवल और केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि आ- आर्थिक समृद्धि के साथ साथ ये समानता से जुड़ा हुआ मॉडल है। पर्यावरण संतुलन की बात करता है, मानवीय मूल्यों पर आधारित शासन का ये समर्थन करता है। ये भी इसकी विशेषता है। इसी प्रकार एक विशेषता और है ये नेक्स्ट जन डेमोक्रेसी मॉडल का, जिसको हम डेटा आधारित लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। डेटा ड्राइवन डेमोक्रेसी की बात आज की जा रही है। यहां लिख दे रहा हूं, डेटा आधारित लोकतंत्र। पहले डेटा का प्रयोग नहीं होता था, आज डेटा ड्राइवन डेमोक्रेसी की बात होती है। आज निर्णय केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करता। राजनीतिक दल जो सत्ता में है केवल मनमाने पूर्ण ढंग से निर्णय नहीं ले सकता। निर्णय लेने के लिए अब साक्ष्य चाहिए, डेटा का विश्लेषण करना होता है। डेटा के विश्लेषण पर आधारित आज निर्णय होते हैं। इससे क्या होता है कि नीति अधिक वैज्ञानिक और परिणामोन्मुख बन जाती है। तो जो भी सरकार की पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी का निर्धारण जो है वो डेटा बेस्ड होता है। केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर कोई निर्णय सरकार अब नहीं लेती है। आज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है, उसके माध्यम से नीति का निर्माण किया जा रहा है। तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग जो है, ये भी विशेषता है नेक्स्ट जेन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी का। इसी प्रकार जो है आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन का प्रयोग हो रहा है। निर्णय निर्माण, सेवा वितरण और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए इन तकनीकों का उपयोग लोकतंत्र को पहले से कहीं अधिक विश्वसनीय बना रहा है। तो हम ये भी विशेषता देखते हैं। अगली विशेषता जो है वो आप नोट कर सकते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन का प्रयोग। इसी प्रकार जो है हम क्या देख रहे हैं, एक और विशेषता जुड़ी है इसमें, उत्तरदायी और समावेशी लोकतंत्र से जुड़ी हुई विशेषता। ये उत्तरदायी और समावेशी लोकतंत्र, इसको बल्कि मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूं। इन सबको मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं, नैतिक और सतत लोकतंत्र प्लस डेटा आधारित लोकतंत्र। चूंकि आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आएगा, यहां पर देखिए 1 2 3, इसके अलावा ये चौथा और पांचवा छठवां, सातवें नंबर पर मैं लिखता हूं। बल्कि विशेषताओं की मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट जेन डेमोक्रेसी मॉडल की जो विशेषताएं हैं मैं उनका अवलोकन कर रहा हूं, और इस दिशा में जो सातवीं विशेषता को मैं चिन्हित कर रहा हूं, जो सातवीं विशेषता की जो मैं बात कर रहा हूं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन के प्रयोग को लेकर है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन का प्रयोग। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं ब्लॉकचेन का प्रयोग, ये भी इसकी विशेषताओं में सम्मिलित है। आज कोई भी निर्णय सरकार लेती है, डाटा आदि का विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर लेती है। कोई भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम को लागू करना है, उसके लिए जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है। चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है, ब्लॉकचेन का प्रयोग हो रहा है। तो इन तकनीकों का उपयोग जब से आरंभ हुआ है, लोकतंत्र पहले की अपेक्षा विश्वसनीय बना है। आज जैसे इलेक्शन हुआ, भले बहुत इल्जाम लगाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा ईवीएम को लेकर, लेकिन ईवीएम की कोई कमी आपने आज तक प्रकट नहीं किया, कोई प्रूफ आपके पास नहीं है। और ईवीएम जब से आया है, पारदर्शी चुनाव प्रणाली जो है भारत में लागू हुआ है। विश्व के बहुत सारे देश जो चाहते हैं कि उनके यहाँ भी भारत जैसा ईवीएम यंत्र उपलब्ध हो, जिससे कि वोटिंग करवाना आसान हो। और कैसी वोटिंग? ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ। इसी प्रकार उत्तरदायी और समावेशी लोकतंत्र की मैं बात कर रहा हूं, ये भी इसकी विशेषताओं में शामिल है। उत्तरदायी एवं समावेशी लोकतंत्र। अभी जो उत्तरदायी एवं समावेशी लोकतंत्र की मैं बात कर रहा हूं, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी में बात कर रहा हूं, ये क्या है? महिलाएं हैं,
वंचित समूह है, समाज में बहुत सारे लोग हैं वंचना के शिकार हैं, ग्रामीण समाज है, दिव्यांगजन हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन सब की आवाज जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित किया जाता है नेक्स्ट जेन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में। तो ये भी इसकी विशेषताओं में सम्मिलित है। आज का लोकतंत्र उत्तरदायी लोकतंत्र है, समावेशी लोकतंत्र है। लोकतंत्र रूपी शासन की व्यवस्था अपने प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायी होती है। सबके लिए शासन का संचालन होता है, सबकी आवाज शासन में सुनी जाती है। इसलिए हम इसको कह रहे हैं उत्तरदायी और समावेशी लोकतंत्र की अवधारणा नेक्स्ट जेन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी प्रकार सह निर्माण और सह शासन, को क्रिएशन एंड को गवर्नेंस, ये इसकी अगली विशेषता है। सह निर्माण और सह शासन, नाम सुनने में थोड़ा सा आप लोगों को अजीब सा लग रहा होगा। को क्रिएशन अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं, को क्रिएशन एंड को गवर्नेंस। तो को क्रिएशन एंड को गवर्नेंस, इसका मतलब क्या है? आज क्या है जो डेमोक्रेसी का नया मॉडल आया है, वह सरकार और नागरिकों के बीच साझेदारी आधारित शासन को विकसित कर रहा है। तो इस प्रकार की शासन की व्यवस्था में जहां नीति निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। आज जब चाहे नीति का निर्माण करना हो सरकार को, नीतियों को जो नीति निर्मित किए गए उसको क्रियान्वित करना हो सरकार को, उनका मूल्यांकन करना हो, जनता आज सक्षम बन चुकी है। जनता ऐसे कार्यों को आज संपन्न कर रही है। सरकार के साथ जुड़कर जनता सरकार को उचित सलाह दे रही है, उचित परामर्श दे रही है। और इसी आधार पर देखें तो भारत में नेक्स्ट जेन के कुछ उदाहरण हैं। भारत में नेक्स्ट जेन डेमोक्रेसी के उदाहरण, इस मॉडल के कुछ उदाहरण जो है जो भारत में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उन पर उनकी चर्चा भी यहां पर आवश्यक है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है डिजिटल इंडिया मिशन है। डिजिटल इंडिया मिशन आज जो है 10 साल की जो है ये 10 साल से सफलतापूर्वक इस मिशन का संचालन भारत में हो रहा है। 10 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो डिजिटल इंडिया मिशन, इसमें होता क्या है, ऑनलाइन सेवाओं और जन भागीदारी को बढ़ाया जाता है इसके माध्यम से। तो एक तो डिजिटल इंडिया मिशन इसका एक बड़ा उदाहरण है। डिजिटल इंडिया मिशन, इसी प्रकार जो है माई गॉव पोर्टल, जिसकी चर्चा मैं इसके पहले कर रहा था, माई गॉव पोर्टल, ये भी एक उदाहरण है नेक्स्ट जेन डेमोक्रेसी मॉडल का। इसी प्रकार आरटीआई एक्ट 2005, आरटीआई एक्ट 2005 2005 का सूचना अधिकार अधिनियम, बहुत बड़ा अधिकार आपको मिला। सूचना तक लोगों की पहुंच और सूचनाओं में पारदर्शिता का प्रयोग इसकी वजह से हुआ है। यही तो डेमोक्रेसी का नया मॉडल है। इसी प्रकार सोशल ऑडिट, ये भी एक बड़ा उदाहरण है। सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण या इसको हम सोशल ऑडिट के रूप में जानते हैं। सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट ये भी किसका उदाहरण है? ये भी जो है नेक्स्ट जेन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी का उदाहरण है। इसी प्रकार ई लोक अदालत का संचालन हो रहा है, ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल का प्रयोग कर रहे हैं, तो ई लोक अदालत भी इसका एक उदाहरण दे दिए, पांचवा उदाहरण।
ई कोर्ट्स या ई लोक अदालत, बहुत सारे नाम लिया जा सकता है, यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं। ई लोक अदालत, ई आरटीआई पोर्टल, तो ये न्याय और प्रशासन दिशा में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समझना हो कि कुछ चैलेंजेस भी हैं। नेक्स्ट जेन मॉडल के संदर्भ में आप देखें तो कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की चुनौतियां उभर कर सामने आ रही है। तो चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। चुनौतियां, किसकी चुनौतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं? नेक्स्ट जनरेशन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के समझ कौन कौन से चैलेंजेज हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, हम उन चुनौतियों को लेकर यहां पर चर्चा करेंगे। चैलेंजेज, और चैलेंजेज की बात अगर आप करें तो एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो डिजिटल डिवाइड को लेकर है। डिजिटल डिवाइड शायद इस आपके लिए नया शब्द होगा, हालांकि गवर्नेंस में खूब इसका प्रयोग होता है डिजिटल डिवाइड का, और खासकर स्मार्ट गवर्नेंस, ई गवर्नेंस वगैरह में तो जबरदस्त इसका प्रयोग होता है डिजिटल डिवाइड का। डिजिटल डिवाइड का सीधा सा मतलब है, जैसे आप जो है इसके एक उदाहरण समझ सकते हैं, जो लोग भारत में जो है कुछ लोग शहर में रहते हैं, कुछ लोग गांव में रहते हैं। शहर में जो है साधन संपन्न है, उनके पास डिजिटल सुविधाएं बहुत अधिक है, उनके पास वाईफाई की सुविधा है, फोन भी जो है उसका नेटवर्क की कहीं कोई समस्या नहीं होती है। और गांव में आप चले जाइए, वहां पर नेट की प्रॉब्लम है, इंटरनेट सही ढंग से नहीं चलता, इंटरनेट हो सकता है गांव तक पहुंच ही नहीं बना पाया हो, इंटरनेट गांव में इंटरनेट सुविधा ही नहीं मिल रही हो, वाईफाई की सुविधा ही नहीं मिल रही हो। हालांकि भारत सरकार जो है लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है। तो लेकिन एक बात तो तय है ना कि भारत की यह जो बड़ी आबादी है, ग्रामीण और शहरी, ये दो भागों में बटी है, अमीर और गरीब में बटी हुई है। तकनीक के आधार पर, मैं तकनीक की बात कर रहा हूं, पैसे की बात नहीं, आर्थिक कारण की या सामाजिक कारणों के आधार पर मैं नहीं बांट रहा हूं। मैं केवल और केवल जो है तकनीक की खाई को लेकर यहां पर अध्ययन कर रहा हूं। तो जिन कुछ शहरी लोग जिनके पास डिजिटल सुविधाएं बहुत अच्छी है, और गांव के वही लोग जो है डिजिटल सुविधाओं से वंचित हैं। तो एक बड़ी समस्या है भाई, जो लोग शहर में हैं वो तो सरकार के साथ नेक्स्ट डेमोक्रेसी मॉडल में सहभागी हो जाते हैं, लेकिन जो गांव देहात के लोग हैं चाहते हैं कि हाँ सरकार के साथ वो भी अपने विचारों को साझा करें, अपना सुझाव प्रस्तुत करें, नीति निर्माण में उनकी भी भूमिका हो, लेकिन उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, डिजिटल संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो चाह कर भी वे जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं गवर्नेंस में। इसी प्रकार आज जो है साइबर क्राइम देखें, साइबर सुरक्षा जो है और गोपनीय डाटा के खतरे काफी बढ़े हुए हैं। दूसरा जो है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, साइबर सुरक्षा एवं गोपनीय डेटा की सुरक्षा, डेटा की सुरक्षा की समस्या। सुरक्षा की समस्या ये काफी बढ़ी हुई है। साइबर क्राइम जो है लगातार हो रहे हैं, सरकार के भी ऐप जो है, एप्लीकेशन जो है हैक कर लिए जाते हैं। आपने देखा कि कभी कोई तो पूरे विश्व स्तर पर समस्या आती है, तो ये भी चैलेंज का सामना कर भाई, डिजिटल जब तक बेहतर व्यवस्था नहीं होगी तब तक जो है नेक्स्ट जेन डेमोक्रेसी मॉडल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखाई पड़ती है, सरकार भी जो है कहीं ना कहीं इसे चैलेंज के साथ जो पिछड़ती हुई दिखाई पड़ती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, सरकारों को भी लगता है कि चलो किस तरह से काम हो रहा है, होता रहे। इस वजह से जो है आज नेक्स्ट जेन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी का व्यापक प्रयोग नहीं हो पा रहा है। साथ ही हम क्या देखते हैं, प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता और मानवीय निर्णय क्षमता में कमी आ रही है। आज हम क्या कर रहे हैं, आज जो है प्रौद्योगिकी का अधिकतम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी निर्भरता प्रौद्योगिकी पर हो गई है। आपने देखा होगा किसी दिन जो है नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया, पूरा दिन जैसे लगता है सुना सुना निकल जाता है, लगता है कि जीवन में कोई काम ही नहीं है। तो प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता भी कहीं ना कहीं जो है हमें
नेक्स्ट जेन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न कर देता है। और इसका एक दूसरा पहलू भी है, मानवीय निर्णय निर्माण की क्षमता में लगातार गिरावट आती चली जा रही है। ये भी एक चैलेंज है। तो प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता, नोट कर लीजिएगा, प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता एवं मानव निर्णय निर्माण की क्षमता में कमी है। ये भी एक कारण है, ये भी बड़ा चैलेंज है। इसी प्रकार की जो है, अगर देखें तो ये जो है, ये सामाजिक असमानताएं और उसका बहिष्करण। भाई समाज में असमानता का प्रसार आज भी है। कुछ लोगों का बहिष्करण भी किया जाता है, जो कि गलत है। और इसी प्रकार जो है, एक पॉइंट और जो है बनता है यहाँ पर, लोकतांत्रिक विमर्श में गलत सूचना का प्रभाव होता है। तो ये तमाम ऐसे कारक हैं जो चुनौतियां प्रस्तुत करती है नेक्स्ट जेन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के मार्ग में। लेकिन सवाल है कि इसके जो है उपाय क्या है, इसे कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो से अगर वे फॉरवर्ड की मैं बात करूं, वे फॉरवर्ड की मैं बात करूं, अभी हम देखिए तकनीक का कितना जबरदस्त आपको उदाहरण मिल रहा है। क्योंकि ये क्लास काफी लंबे समय से चल रही है, इस वजह से जो है हो सकता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, बार बार जो है इंफॉर्मेशन आ रहा है। वे फॉरवर्ड यानी उपाय क्या इसके हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है। तो उपाय में मैं नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं नोट करवा दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसके उपाय क्या क्या हैं। तो देखिए, पहला तो है कि डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दीजिए, इंटरनेट की सार्वभौमिक उपलब्धता को सुनिश्चित कीजिए। अगर डिजिटली साक्षर लोग होंगे और इंटरनेट सबके लिए उपलब्ध होगा, तो ये जिन चुनौतियों की मैं बात की हूं, जैसे डिजिटल डिवाइड की मैं कहा कि बड़ी गंभीर चुनौती है, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। इसी प्रकार साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट लिखेगा डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट की सार्वभौमिक उपलब्धता, ये सुनिश्चित कीजिए। दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना। इसी प्रकार पारदर्शी और समावेशी नीति का निर्माण करना, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। साथ ही हम क्या देख रहे हैं, एक पॉइंट और ये बनता है कि टेक्नोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और प्लस सामाजिक न्याय का संतुलन होना चाहिए। इन्हें केवल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते चले जाइए, टेक्नोलॉजी, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का संतुलन स्थापित करना। तो ये कुछ उपाय हैं जिनका प्रयोग अगर आप करते हैं तो नेक्स्ट जेन डेमोक्रेसी मॉडल बेहतर ढंग से कार्य करेगा, बेहतर ढंग से शासन का संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। और कुल मिलाकर देखा जाए, अगर इसको हम कंक्लूड कर दें, अगर थोड़े में हम इसको चर्चा में सम्मिलित करें, तो अगली पीढ़ी का जो लोकतंत्र मॉडल है केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह समावेशी, तकनीकी और पारदर्शी शासन का मॉडल है। पारदर्शी शासन का एक नया मॉडल है। ये जो मॉडल है वो पारंपरिक प्रतिनिधिक लोकतंत्र का ही विकसित रूप है। ऐसा नहीं कि इसमें प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, बल्कि उसका और एडवांस स्वरूप जो है यहाँ पर उभर सामने आ रहा है, जो तकनीक, नैतिकता और सहभागिता को जोड़कर लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में अग्रसर है। यह मॉडल केवल शासन का ढांचा नहीं है,
बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को पुनः परिभाषित करने का एक बड़ा प्रयास है। और विशेषकर भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में यह मॉडल लोकतंत्र की जड़ों को गहरा करेगा तथा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में यह सहायक होगा। आपका सार्थक लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि हम लोकतंत्र को नागरिक केंद्रित और भविष्य उन्मुख बनाएं। इस संदर्भ में अगर आप देखें तो नेक्स्ट जनरेशन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी लोकतंत्र की एक नई पहचान, एक नई सुबह के रूप में उभरने वाला मॉडल है। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही संपन्न कर रहा हूँ और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस प्रकार के क्लास के साथ जुड़कर अधिक से अधिक लाभान्वित होने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।